नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। वीरेंद्र नाथ भट्ट लखनऊ से और बाबा रामदास जी हिमाचल से। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार। जय श्री राम। सब समझ में नहीं आ रहा है जिस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। इस पर हंसे, रोए, गुस्सा दिखाएं, क्या करें। ये वो दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने मुंबई पर अटैक के बाद आरएसएस को कटघरे में खड़ा करने में कुछ भी दिन नहीं लिए थे। बहुत जल्दी वहां पर एक पुस्तक विमोचन का समय था, उसमें शामिल थे। और वहां पर साहब ये कॉन्स्पिरेसी रची जा रही थी कि मुंबई हमले के पीछे तो संघ का और कुछ ऐसे लोगों का हाथ है जो सनातनी हो सकते हैं या इस तरह की बातें हो सकती हैं। आज इन्होंने एक बड़ा धमाका कर दिया साहब। इन्होंने कहा कि भाजपा और संघ का जो संगठन है, जो अनुशासन है, जो समर्पण है, वो तो अनुकरणीय है। एक तस्वीर साझा की। अब इन्होंने ट्वीट में क्या लिखा है जरा इसको देख लेते हैं। ये इनका ट्वीट है। इन्होंने कहा कि कोरा साइट पर मुझे ये चित्र मिला, बहुत ही प्रभावशाली है। किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक व जनसंघ @बीजेपी इंडिया का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री व देश का प्रधानमंत्री बना। ये संगठन की शक्ति है। और फिर लिखा इन्होंने, जय सिया राम। जय सिया राम। जय श्री राम। और चित्र कौन सा इन्होंने शेयर किया, ये है अडवाणी जी, उनकी धर्मपत्नी शेखावत साहब, पीछे प्रमोद महाजन, आनंदीबेन पटेल, जो चेहरे समझ में आ रहे, पहचान में आ रहे हैं, वो सब तो कुर्सियों पर बैठे हैं और नरेंद्र मोदी नीचे जमीन पर बैठे हैं। मैंने इसका सर्च किया, पता लगा ये 1995 का है, जब केशुभाई पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अग्रिम पंक्तियों में चूंकि सब सीटें भर गई थी तो नरेंद्र मोदी नीचे जमीन पर ही पालथी मार करके बैठ गए। और ये चित्र दिग्विजय सिंह को इतनी देरी से क्यों मिला है, मेरी समझ से बाहर की बात है, क्योंकि हम इसको अतीत में कई बार देख चुके सोशल मीडिया पर। ये चल रहा है, कई सालों से चल रहा है। तो लेकिन दिग्विजय सिंह ने इसको ट्वीट किया और ट्वीट करने के बाद कुछ सवाल छोड़ दिए फिजा में, हवा में, कि किसको सुना रहे हैं, क्यों सुना रहे हैं। जिन नरेंद्र मोदी को, संघ को, बीजेपी को, सबको कोसते रहते हैं, अचानक उन पर इतना लाड क्यों उमड़ आया दिग्विजय सिंह का। क्या कांग्रेस के भीतर कुछ ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां पैदा हो गई हैं कि दिग्विजय सिंह असहज महसूस कर रहे हैं, या उनकी उपेक्षा हो रही है, एक लाइन लेना चाहते हैं, क्या है मसला? बाबा जी, सबसे पहले आपके पास आता हूं, फिर वीरेंद्र जी से पूछूंगा। सर, अगर ट्वीट के को अगर ध्यान से पढ़ा जाए और इफ वी रीड बिटवीन द लाइंस, साहित्य जो है वो शब्द नहीं, भाव का विषय होता है। शब्द मत पढ़िए, उसके पीछे का भाव क्या है। तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस में तलवारें खिंची हुई हैं और दिग्विजय सिंह ने सीधे सीधे ये सवाल उठा दिया है कि जमीन पे बैठा हुआ, दरी पर बैठा हुआ कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है। That means there is always a scope, a vacancy at the top for the lowest level worker। संगठन के सबसे कनिष्ठ
कार्यकर्ता के लिए भी सबसे ऊंचे पद पर बैठने का रास्ता है, बीजेपी में। संभावनाएं हैं। तो ये हमारे यहाँ क्यों नहीं है? हमारे यहाँ क्यों सिर्फ गांधी परिवार में जन्मा व्यक्ति ही शीर्ष पर बैठेगा, या उनके द्वारा बैठाया गया उनका पालतू, उनका पट्टा पहना हुआ, उनका यस मैन, उनकी कठपुतली ही बैठेगी? सर, ये एक बहुत बड़ा इशारा कर दिया है। और मुझे लगता है कि गांधी परिवार में, कांग्रेस के अंदर सोनिया, प्रियंका गांधी और राहुल के बीच में जो खींचतान टसल चल रही है ना, वो अब धीरे धीरे खुल के सड़क पे आ रही है। और दिग्विजय सिंह इज नाउ टेकिंग साइड्स विद वन ऑफ देम। और वो निश्चित रूप से, अब तक तो राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु थे, मैंने सुना है, वही पढ़ाते लिखाते थे उनको सब। हाँ, वो तो गुरु होते होते गुरु घंटाल हो गए थे बाद में। अच्छा, हमें इतना भी पता है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। अब सर, ये जांच का विषय है कि जिसको केचुआ समझते थे वो अचानक फन कैसे उठा रहा है। अब ये तो जांच का विषय हो गया सर। या तो मेडिकल बोर्ड ने कुछ गड़बड़ की थी, आखिर दिग्विजय सिंह ने ऐसा ट्वीट कर कैसे दिया? तो ये शायद इतने उपयुक्त नहीं थे जितने खड़गे थे, इसलिए खड़गे को जो है अध्यक्ष बनाया गया, दिग्विजय सिंह का नंबर कट गया। उसी तरह उनका थरूर साहब भी चाहते थे, उनका भी नंबर कट जी। दिग्विजय सिंह का दिल क्यों आ रहा है वीरेंद्र जी संघ पर, मोदी पर, बीजेपी पर? और ये जो ट्वीट में जय सिया राम लिखा है, इसका क्या मतलब है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जय सिया राम और जय श्री राम में कोई अंतर नहीं है। जो अयोध्या का जो मंदिर है वो भगवान राम का बाल स्वरूप है, इसलिए उसको जय श्री राम कहा जाता है। तो जय श्री राम और जय सिया राम में जानबूझ करके जो कांग्रेस की जो यूरोपियन औपनिवेशिक जो उसके जन्मदाताओं के जो संस्कार हैं, उसके चलते ये विवाद खड़ा करने का प्रयास किया जाता है। जय श्री राम और जय सिया राम में कोई अंतर नहीं है। वो और ये आपको याद होगा, जब प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की हो रही थी तब कांग्रेस के लोगों ने कहा था कि ये तो राम का अकेला मंदिर है, सीता माता की मूर्ति क्यों नहीं है? तो जब बताया गया कि साहब ये तो भगवान राम का बाल स्वरूप है, रामलला का मंदिर है, तो इसलिए उनकी मूर्ति नहीं है। तो ये जय श्री राम और जय सिया राम के बीच की जो बहस है, ये केवल अंग्रेजों के संस्कार की देन है और निरर्थक बहस है। आज जो हुआ है उसमें तीन बातें हैं। पहली बात, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी पिछले 12 साल से परिवारवाद और वंशवाद का जो मुद्दा उठा रहे हैं, और जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि कैसे वंशवाद ने भारत की राजनीति का कितना भयानक नुकसान किया है, भारत की डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को अवरुद्ध किया है, नए लोगों को राजनीति में आगे आने से रोका है। और उन्होंने 1 साल या 2 साल पहले ये भी घोषणा की थी कि हम पार्टी में ऐसे 1 लाख युवाओं को भर्ती करेंगे जिनके परिवार का कभी भी किसी भी राजनीतिक दल से संबंध ना रहा हो। तो आज प्राइम मिनिस्टर के इस अभियान को जाने अनजाने में दिग्विजय सिंह ने आगे बढ़ाया और परिवारवाद को खुली चुनौती दी है। और आज जो है दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के पहले ये ट्वीट किया, यानी आज उन्होंने खीर में नमक डाल दिया। और राहुल गांधी के लिए ये अगर उनकी अगर चेतावनी नहीं है तो चुनौती अवश्य है। और जो उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया, उन्होंने कहा कि उन्होंने सीधे सीधे तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने इलेक्शन कमीशन जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स कर रहा है, दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग को सीधा समर्थन किया, सीधा एंडोर्स किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी जी चुनाव आयोग का विरोध करके आप गलत कर रहे हैं।
उन्होंने चुनाव आयोग का समर्थन किया और कहा कि जैसे चुनाव आयोग जो है इलेक्टोरल प्रोसेस में और मतदाता सूची में रिफॉर्म कर रहा है, ऐसे ही आपको संगठन में रिफॉर्म करना चाहिए। आप जानते सब हैं लेकिन आप सुनते नहीं हैं, ये भी उन्होंने कहा। और उन्होंने ये और अब ये भी और जो दरबारी हैं वो ये कहानी चला रहे हैं कि साहब दिग्विजय सिंह का अगले वर्ष मार्च में राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और वो केवल वापसी के लिए दबाव बना रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति ये है कि केवल एक ही सदस्य निर्वाचित हो सकता है, एक से अधिक का स्थान नहीं है। तो दिग्विजय सिंह को मालूम है कि अब उनको जो है कोई नुकसान तो उनको हो नहीं सकता। अब वो जो है नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। ही नो अबव 70 इयर्स। तो आज उन्होंने खुली चुनौती दे दी है। और राहुल गांधी अपने अब तक के जीवन काल में 20 साल से अधिक से उनको हो गया है सांसद बने, वो 95 के आसपास जो है विधानसभा चुनाव और 3 लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। और अभी जो चुनाव हुए हैं जून 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है और अब बिहार जो भी हाल में हुआ है, तो उसपे जो है कांग्रेस में सभी लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि भाई कौन बोलेगा संगठन के बारे में। तो आज जो है और सबको ये था कि कौन दरवाजा खोलेगा, तो आज ये ट्वीट करके दिग्विजय सिंह ने वो दरवाजा खोल दिया है कि भैया जो है अब जो है ये उन्होंने, और जिस तरीके से जो उन्होंने जो नरेंद्र मोदी की जो फोटो लगाई है फर्श पे बैठे हुए, वो राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और उनको ये बताया है कि राहुल गांधी जी आपको संगठन के महत्व का नहीं पता है। और वैसे तो अगर वो संगठन के लिए बीजेपी में पिछले 30 सालों में लगातार क्या होता रहा है, नरेंद्र मोदी खुद उस बीजेपी की उस नीति की उपज है जिसमें सदैव दूसरी पंक्ति के नेताओं को आगे बढ़ने का अवसर दिया जा रहा है। यही काम नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। और सबसे ताजा उदाहरण है बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन, जो मात्र 45 साल के हैं। इसके पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, कौन जानता था उनको। उसके पहले आपका जो एमपी के मुख्यमंत्री यादव जी हैं, वो दूसरी बार के विधायक हैं। ऐसे ही आपका जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, ऐसे ही उड़ीसा के हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी जो हैं केवल पहले सांसद थे और जब वो मुख्यमंत्री बने थे तब उनकी आयु मुश्किल से 45 साल थी। तो बीजेपी में ये पुरानी, और अटल जी के समय देखिए, अडवाणी जी के समय देखिए, आज से 30 साल पहले क्या सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप को क्या नहीं उभारा गया। ये जो देवेंद्र फडणवीस है मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, या गुजरात में के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, या हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं। तो दिग्विजय सिंह ने जो है ये जो है आज जो है उस सन्नाटे को तोड़ दिया है और उस सन्नाटे को भंग कर दिया है। और दूसरी बात यह है कि पार्टी नेतृत्व सहमा है। राहुल गांधी की ओर से ट्वीट का जवाब नहीं आया, ट्वीट का जवाब खड़गे की ओर से आया और उन्होंने लंबा चौड़ा इतिहास गिनाया। और आपको याद होगा जब G23 ने राहुल गांधी को चैलेंज किया था और जब चुनाव हुआ था तो उस समय भी दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ना चाहते थे, उनको मना कर दिया गया था। नहीं, खड़गे के ट्वीट का मतलब है जयराम रमेश का लिखा हुआ है, जयराम का लिखा हुआ है, इसका मतलब राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सलाह से लिखा गया है। तो सीधे सीधे आज जो है दिग्विजय सिंह ने ये दो बातें की हैं कि देखिए कैसे बीजेपी में संगठन का काम होता है, संगठन की ताकत क्या होती है। एक नेता जो अडवाणी जी के पैरों पे बैठा है फर्श पे, वो आज जो है देश का प्रधानमंत्री है। और प्रधानमंत्री नहीं है, उसको प्रधानमंत्री बने 12वां साल पूरा हो रहा है और उसको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हुए 25 साल हो जाएंगे अगले साल अक्टूबर में। 25 साल से जो व्यक्ति लगातार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री है, जो कि कभी बीजेपी का एक साधारण कार्यकर्ता था। तो आपके यहाँ किसी कार्यकर्ता को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया जाता।
आप प्रदेशों में दिल्ली से अध्यक्ष भेजते हैं, लेकिन कभी उसको कार्यकारिणी बनाने की अनुमति नहीं देते। यूपी में पिछले 20 सालों में कितने अध्यक्ष आए, कितने चले गए, किसी भी प्रदेश अध्यक्ष को आज तक यूपी में कार्यकारिणी बनाने की अनुमति हाईकमांड ने नहीं दी है। तो ये जो आज जो धीमे से ये जो आज जो है एक पत्थर जो है ठहरे हुए तालाब में जो दिग्विजय सिंह ने फेंका है, इसका लंबे समय तक जो है कांग्रेस में हलचल रहने वाली है। और ये बजट सत्र आते आते या बंगाल, तमिलनाडु, केरल का चुनाव आते आते कांग्रेस में नए संकट को जन्म देगा और राहुल गांधी के लिए चुनौती बढ़ाएगा। सुधांशु त्रिवेदी ने ट्वीट किया है, उनकी ट्वीट बीजेपी ने किया है उनका, और सुधांशु ने क्या कहा है वो जरा एक बार सुन लेते हैं। वो बड़ी प्रसिद्ध पिक्चर है जिसमें माननीय अडवाणी जी बैठे हुए हैं, उस समय युवा कार्यकर्ता थे श्री नरेंद्र मोदी जी, वो नीचे बैठे हुए हैं, अडवाणी जी बैठे हुए हैं चेयर के ऊपर। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली का एक प्रतीक है कि धरातल से जुड़ा हुआ व्यक्ति किस प्रकार अपनी प्रतिभा, क्षमता और संगठन के सहयोग से शीर्ष स्तर पर पहुंचकर भारत के सबसे लोकप्रिय और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेतृत्व के रूप में उभरने में सफल होता है। तो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी को भी, अब वो बहुत वरिष्ठ हो गए हैं, राजनीति को उन्होंने देखा है, तो इस रूप में जाके हो सकता है उन्हें इस बात का एहसास हो रहा हो, क्योंकि हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी गुदड़ी के और उनका नेतृत्व जवाहर के लाल जी से है, तो वो अप साइड डाउन है, इसलिए अपनी पार्टी को अप साइड डाउन लेके आए हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी गुदड़ी के लाल हैं, वो बॉटम से अप उठे हैं, तो पार्टी को भी बॉटम से अप करके ऊपर तक ले जा रहे हैं। राहुल गांधी जी की समझ पे सवाल दिग्विजय सिंह जी ने नहीं उठाया है। बराक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस्ड लैंड में चैप्टर नंबर 24 में लिखा है, एंड आई कोट, Rahul Gandhi has a nervous, uninformed quality about him, as if he were a student who's done the coursework and was eager to impress the teacher, but deep down lacked either the aptitude or the passion to master the subject. यानी वो एक ऐसे छात्र की तरह हैं जो अपने टीचर को प्रभावित करने की छटपटाहट में बहुत कुछ भाव भंगिमा तो दिखा रहा है, पर वास्तविक ज्ञान और गंभीरता का उसमें अभाव है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिप्पणी भी आ गई है। जी बाबा जी। नहीं, ये बाबा जी नहीं है, ये आज राजा साहब पटियाला है। आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं। मैं बताऊं आपको, बड़ा अत्याचार है वैसे बेचारे राहुल गांधी के ऊपर कि उनको आज मोदी जैसे दिग्गज से मुकाबला करना पड़ रहा है राजनीति में। फिर मैं आपको वो एक घटना का याद दिला देता हूं। 2014 वाले लोकसभा चुनाव में मंडी शहर में एक जनसभा हो रही थी, तो मोदी जी उसको संबोधित कर रहे थे। तो उन्होंने, आमतौर पे क्या होता है कि वो कागज से पढ़ के, जो मंच पे बैठे लोग होते हैं उनके नाम कागज से पढ़े जाते हैं, पर मोदी जी ने ऐसे पीछे मुड़ के मंच पे बैठे हुए सभी संघ के कार्यकर्ता और भाजपा के कार्यकर्ताओं का नाम लेना शुरू किया। सबके नाम उनको मुद्दबानी आते, लगभग 10-12 नाम तो मंच पे थे, फिर सामने जो फर्स्ट रो में बैठे थे सबका नाम लिया, क्योंकि वो सबको व्यक्तिगत रूप से जानते थे। इतना ही नहीं, शिमला में जब वो सभा को संबोधित कर रहे थे, तो जब वो संगठन मंत्री हुआ करते थे बीजेपी के, और हिमाचल, पंजाब और हरियाणा देखते थे, तो वहां पर कॉफी हाउस में किन किन पत्रकारों के साथ गप्पे मारते थे, उन सब पत्रकारों का नाम लिए और सामने बैठे हुए बताया कि ये सब बैठे हुए हैं यहाँ पे। जी, और ये भी कहा था कि हिमाचल में कोई ऐसा गांव नहीं है
रिमोट से रिमोट, जहां मैं पैदल न पहुंचा हूं और मैंने रात्रि विश्राम न किया हो। तो सर जिस एक स्टेट में 2 या 3 साल पोस्टिंग, फिर अगले स्टेट में। भारत का कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां वो गांव गांव ना घूमे हो। तो जो आदमी भारत में इस कदर रचा बसा है, और आज राहुल गांधी से आप पत्रकारों और नेताओं के नाम पूछते हैं, मैं गारंटी लेता हूं सर 28 राज्यों के अगर नाम राहुल गांधी लिखा देंगे तो आप जो कहेंगे मैं वो हार जाऊंगा। या अपने सारे सांसद ही पहचान लेंगे। सर जब बिहार की समीक्षा बैठक होने लगी तो कृष्णा हल्लावर उसे बोले और लोग कहां हैं? बोला नहीं सर इतने ही जीते हैं। उस व्यक्ति को ये तक पता नहीं था कि बिहार में कितने विधायक जीत के आए हैं। और सर मुकाबला करना है मोदी से, जिसने अपना जीवन खपा दिया संगठन में। तो सर मुकाबला ही नहीं है कोई। और बेचारे ये वो एक्सीडेंटल नेता बन गए हैं, बड़ी मजबूरी में नेता बने हुए हैं। अच्छा, ये पूरी पीढ़ी ऐसी है। आप अखिलेश को देख लीजिए, 12 बजे सो के उठते हैं, एक ट्वीट करते हैं, किसी अन्य का लिखा हुआ ट्वीट, किसी अन्य की लिखी हुई फेसबुक पोस्ट। उनको तो पता भी नहीं होता कि उनके नाम से फेसबुक पे एक पोस्ट लिख दी गई है। एक बयान देते हैं और हो गया, चलिए नेतागिरी। वो एक तेजस्वी जी है, वो 1 महीने से वहां लंदन में जाके क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने गए हुए। ऐसे लोगों से सर तो आप फिर कहेंगे कि वोट चोरी हो गई, ईवीएम हैक हो गई, इलेक्शन कमिश्नर जो है वो भाजपा को जिता रहा है। सर संगठन नाम की चीज ही नहीं है पार्टी में। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, वो लेगेसी आज तक चली आ रही है। उसी सोच से वो लोग आज तक पार्टी चला रहे हैं। और फिर आज दिग्विजय सिंह ने भी जो ट्वीट किया है, उनको पता है ये उनकी आखिरी पारी है। अब शायद संसद का मुंह देखने को नहीं मिले, संगठन में कोई भी जिम्मेवारी है नहीं, तो अब तो उनको भी मार्गदर्शक मंडल में जाना है, रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। नहीं, कांग्रेस में हर कोई भागने के बहाने क्यों ढूंढ रहा है? शशि थरूर हो, दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ और उनका बेटा तो एक चार्टर प्लेन पकड़ के दिल्ली में लैंड करने वाला था। वो तो बीजेपी में सहमति नहीं बनी कि इनको भर्ती किया जाए, क्योंकि ये 1984 के सिख विरोधी दंगों में जो है इन्वॉल्व थे। इसलिए पार्टी के भीतर इस पर मतभेद हुए कि नहीं, कमलनाथ को नहीं लिया जा सकता, उसके बेटे को नहीं लिया जा सकता, इसका नुकसान हो जाएगा। और होता दिल्ली में, अगर इनको ले लिया जाता तो दिल्ली में पार्टी की सरकार नहीं बनती। तो कांग्रेस में तो भगदड़ है, लोग भाग रहे हैं। गुलाम नबी आजाद जब निकले थे तो 7 पेज की चिट्ठी सोनिया गांधी को लिख करके गए थे, और राहुल गांधी के ऊपर ही लिखा था सारा कुछ, इन्हीं के सिर पर ठीकरा पड़ा था। सर नेताओं को एक बात पता लग गई है कि जीतने की आगे दूर दूर तक 20 साल तक कोई संभावना ही नहीं बची है। पहले तो इतना होता था ना कि 2-4-5 साल बाद सूखा समाप्त हो जाता था, वापस आ जाया करते थे। जब 2014 में भी मोदी जीते तो उनको लगा यार ये तो बाई चांस हो गया है, 19 में हम फिर जीत जाएंगे। फिर असली इनकी निराशा हुई है 2024 में, और अब तो उनको दिखाई देने लगा कि ये तो 2029 में भी कहीं नहीं जा रहा है। और 2029 के बाद तो हे भगवान, इतनी जबरदस्त सेकंड लाइन है कि अभी तक खुद भाजपा ही परेशान हो जाएगी कि सेकंड लाइन में किसको आगे ले आए। इतने बड़े बड़े दिग्गज लीडर हैं, एक तरफ अमित शाह जी है, एक तरफ योगी जी है, और उसके बाद तो गिनती ही नहीं है। तो सर कांग्रेसियों का निराश होना स्वाभाविक है, इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। बाबा जी, और सर मैं एक बात बताऊं, आज जितने हैं वो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि भाजपा ने अपना गेट नहीं खोला। आज अगर मैं बता रहा हूं भाजपा गेट खोल दे तो एक भी विधायक, एक भी सांसद कांग्रेस में नहीं बचेगा, सब भाजपा ज्वाइन कर लेंगे। वो तो भाजपा गेट नहीं खोल रही है।
बाबा जी, एक सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस में कोई आदमी ये आत्म अवलोकन इंट्रोस्पेक्शन करने को तैयार नहीं है कि भारत जैसे इतने बड़े देश में, जो कि एक अपने आप में उपमहाद्वीप है, सब कॉन्टिनेंट है, उसमें एक राष्ट्रीय पार्टी का आजादी के 70 साल बाद पूरा पतन होना और आजादी के बाद भारतीयों द्वारा बनाई गई भारतीय मूल्यों पर आधारित भारतीय प्राचीन सभ्यता व्यवस्था को के मूल्यों के प्रति समर्पित एक राष्ट्रीय पार्टी का उदय होना, जो अभी लगातार एक्सपैंड कर रही है। कल ही उसका मेयर निर्वाचित हुआ है केरल के तिरुवनंतपुरम में। अभी चुनाव है तमिलनाडु में, बीजेपी का वहां भी विस्तार होगा। उसका विस्तार तेलंगाना में भी हो रहा है, आंध्र प्रदेश में भी हो रहा है, कर्नाटक में वो सरकार में आ चुकी है, अब की बार बंगाल में सरकार बना सकती है। तो कांग्रेस में ये कोई बात करने वाला नहीं है कि इतने बड़े देश में एक राष्ट्रीय पार्टी का पतन और एक राष्ट्रीय पार्टी का उभार इतनी बड़ी घटना है, और ये उभार की प्रक्रिया अभी चल रही है, अगले 10 साल चलेगी। तो कांग्रेस इस स्थिति का मुकाबला कैसे करने जा रही है? क्या कभी आपने कांग्रेस में इस पे कभी कोई चर्चा सुनी है? क्या कांग्रेस ने कभी इसके ऊपर कोई विजन डॉक्यूमेंट, कोई स्टेटस पेपर या कोई स्ट्रेटजी, ऐसी कोई चीज बनी है? क्या बस केवल वहां पे एक चुनाव होता है, आप चुनाव हार जाते हैं और AK एंटोनी कमेटी बन जाती है, और फिर वो AK एंटोनी कमेटी आने वाले 3 महीनों में, 6 महीनों में वो टुकड़े टुकड़ों में मीडिया को लीक होती रहती है और कुछ नहीं होता? बोलिए, कुछ होता है? जी, जो जनता के मुद्दे हैं उनसे विमुख होकर के आप इस तरह की चीजों, SIR का विरोध करेंगे? आप क्यों कर रहे हो भैया? नहीं, क्यों कर रहे हो? अब तो VP जीराम जी पे आज उन्होंने शपथ पत्र पढ़ दिया खड़गे जी ने, 5 जनवरी से पूरे देश में आंदोलन करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि आप राजनीति किसके लिए कर रहे हो? यस, और खाली परिवार के लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं, जनता के लिए नहीं कर रहे हैं। तो अगर जनता के लिए कर रहे होते तो बिहार में SIR और वोट चोरी के मुद्दे को जिस तरीके से पब्लिक ने उठा करके जमीन में 30 फुट गहरे नीचे दफन किया है, उसके बाद इनको अक्ल आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आ रही है। फिर SIR ले आए CWC में, अब मनरेगा भी ले आए। मुझे ये बताइए कि गांधी के नाम पर वोट मिल रहे हैं क्या? गांधी रिलीवेंट है क्या आज की तारीख में? और उसका नाम मामला गांधी नहीं है, मामला गांधी नहीं है। 1952 से रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम चल रही है। इन्होंने जो है, और इंदिरा गांधी के जमाने में भी स्कीम थी, उसका नाम था रूरल लेबर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। राजीव गांधी के जमाने में इसका नाम बदल गया, JRY हो गया, जवाहर रोजगार योजना हो गया। अटल जी के समय इसका नाम फिर बदल गया, PM ग्रामीण समृद्धि योजना हो गया। और 2004 में इन्होंने कहा कि लेकिन अब 1952 से लेकर के 2004 तक इस योजना को लागू करने के लिए कोई अधिनियम, कोई कानून नहीं था। इन्होंने कहा कि हम इसको अधिकार देंगे, इट विल बी अ राइट बेस्ड स्कीम। इन्होंने केवल, इनको लगा हमने बहुत बड़ी क्रांति कर दी है, तो नरेगा योजना लागू हुई है कानून के द्वारा 2005 में, और फिर उसके बाद अमेंडमेंट करके उसमें महात्मा गांधी नाम जोड़ दिया गया, तो मनरेगा हो गया। बीजेपी ने इस पाखंड को दूर करने के लिए रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम में जो कांग्रेस की जो पॉलिटिकल ओनरशिप थी, तो कांग्रेस के इस दावे को उखाड़ के फेंक दिया। और अब जिस तरीके से गवर्नमेंट ने जो स्कीम को फ्रेम किया है, जरा उसका आर्किटेक्चर आप देखिए कि जब PM कह चुके हैं कि पिछले 12 साल में 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण वेलफेयर की और एम्प्लॉयमेंट की योजनाओं से 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के ऊपर आए हैं, तो ये गड्ढा खोदने वाली स्कीम का औचित्य क्या रह जाता है? क्या इसके रिव्यू की आवश्यकता नहीं है? और ये जो VV जीराम जी स्कीम आई है, इसमें स्टेट्स भी बराबर के स्टेक होल्डर होंगे। अब उसमें एसेट क्रिएट होंगे। PM ग्रामीण सड़क योजना में आज ही पूरा डाटा छपा है, 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय शुरू हुई थी, और 8 लाख किलोमीटर PM ग्रामीण सड़क योजना में सड़कें बन के तैयार हो चुकी हैं, उन पे यातायात चल रहा है।
तो अब जो है जो ये जो गड्ढा खोदने वाली जो योजना थी मनरेगा, उसकी उपयोगिता लगभग समाप्त हो चुकी है। इसलिए अब उस पैसे के जरिए गांव में फिक्स एसेट क्रिएट होंगे, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा। आज ही का एक आंकड़ा मैं आपको दो बता रहा हूं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का डाटा रिलीज हुआ है सितंबर में कि भारत में 2014 में सामाजिक सुरक्षा योजना में जो आबादी का कवरेज था वो मात्र 14% थी। सितंबर 2025 में सोशल सिक्योरिटी कवरेज में जो कवर्ड आबादी है उसका अनुपात आज 95 करोड़ यानी 64% हो गया है। ये है। और दूसरा जो पिछले 10 साल में रोजगार के लिए या जैसे पीएम मुद्रा योजना है या जो रेडी पटरी वालों के लिए योजना है, एमएसएमई सेक्टर की सैकड़ों योजनाएं हैं। सितंबर 2025 तक उसमें 46 लाख करोड़ रुपया नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज और सरकारी बैंकों ने, प्राइवेट बैंकों ने लोन दे रखा है। अब आप बताइए इस सब को देखते हुए ये गड्ढा खोदने वाली और ये जो है ये मट्टी यहाँ खोदो, उठा के यहाँ से वहां डाल दो, उसका समय बीत गया है। लेकिन इनको लगता है कि इसी तरीके के नारे जो है आकर्षण नारे के बल पर हमको वोट मिल सकता है। इनको ये नहीं मालूम है कि मनरेगा से जिस स्कीम जो वर्ग लाभान्वित हो रहा था उसको नरेंद्र मोदी जी ने लाद दिया है। 4 करोड़ लोगों को आवास दे दिया है, 12 करोड़ लोगों को एलपीजी कनेक्शन दे दिया है, 11-12 करोड़ लोगों को बिजली कनेक्शन मिल गया है, एलपीजी मिल गया है, पानी मिल गया है। और आयुष्मान भारत से 50 करोड़ लोग कवर है, 80 करोड़ लोगों को फ्री में गेहूं चावल मिल रहा है। तो इस मनरेगा की योजना का पुनर्विचार का समय आ गया था, इसलिए ये हुआ है। प्लस कांग्रेस की जो रूरल एम्प्लॉयमेंट को लेकर के जो बड़ा नारा था कि जैसे हमने देश आजाद कराया था, वैसे यहां भी इनका दावा था कि गांव में हमके लोगों को हमने रोजगार दिया था। तो इनके इस पाखंड को वीबी जी राम जी बिल ने, कानून ने समाप्त कर दिया है। ये समस्या है इनकी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए। और दर्शकों से एक निवेदन है कि आपको अगर ये चर्चा अच्छी लगी है तो आप लाइक करना ना भूलें, वीडियो को साझा करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें। और चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।